हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की एक बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है ये सीरीज आपको यार न्यूमेरिकल सॉल्विंग में स्ट्रॉन्ग बनाएगी। आपको सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करके दे रहे हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द करंट पैटर्न ऑफ द नीट एंट्रेंस एंड जेईई मेन एंट्रेंस हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आफ्टर 2019 सब कुछ चेंज हो गया, पूरा पैटर्न चेंज हो गया फिजिक्स में, राइट। पहले एक स्टैंडर्ड लेवल आता है, लेकिन अभी जो लेवल ऑफ द क्वेश्चंस बन गया है बच्चों 90% तक मान के चले डायरेक्ट बेसिक कंसेप्ट और फॉर्मूला बेस्ड बन गया है। रिमेनिंग 10% कुछ अच्छी प्रॉब्लम मान सकते हो, राइट। तो देखो ये अंडरस्टूड है कि भाई पूरे साल भर आपने मेहनत करी है, प्रैक्टिस करी है, तो कंसेप्ट तो सारे हमें आते ही हैं, बट उन पे डिपेंडेंट लास्ट मोमेंट में किस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करके जाए कि अपने एग्जाम में हम कॉन्फिडेंस के साथ अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके, राइट। अभी जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उनके सॉल्यूशन कर रहे हैं, रिवीजन बार बार कर रहे हैं, उसमें लॉट ऑफ हेल्प ये सीरीज बच्चों आपके करने वाली है। जो ड्रॉपर स्टूडेंट है, जो फ्रेशर स्टूडेंट है, क्लास 12th से अभी अभी पास आउट होके आप देने वाले हो एग्जाम, आपका एग्जाम, तो लास्ट मोमेंट पे आपको किस टाइप के क्वेश्चन करने चाहिए, क्योंकि आपके पास तो बिल्कुल भी समय नहीं है, जस्ट 1 मंथ, तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो फिजिक्स में और एक बहुत अच्छा स्कोर आप भी कर सकते हैं। अपना फर्स्ट अटेम्प्ट एक स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट बना सकते हैं, मेरा कहने का ये मतलब है, राइट गाइस। और टेक्निक हमने सीखनी है, क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम टेक्निक भी हमें आनी चाहिए और कंसेप्ट भी आपके रिवाइज हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड फॉर्मूलाज एंड बेसिक कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट के न्यूमेरिकल तो हम कर ही रहे हैं। तो बच्चों यहाँ हम बुक यूज कर रहे हैं यूकेन फिजिक्स की ये बुक, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी दे रखे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, राइट। तो सारी कैटेगरी है जिसमें शॉर्ट ट्रिक से लेके एनसीईआरटी से लेके ग्राफिकल क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली इस बार जो आपके नीट एंट्रेंस में, ऑब्वियसली जेईई में तो पहले भी आते थे, एक्सपेरिमेंटल टाइप के क्वेश्चंस है अनसॉल्व्ड, वो भी इसमें हमने दे रखे हैं। इसमें दो कैटेगरी बच्चों अनसॉल्व्ड है। पहली जो फॉर्मूला बेस्ड बेसिक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है वो अनसॉल्व्ड है, एंड एक्सपेरिमेंटल जो बेस्ड क्वेश्चंस है वो अनसॉल्व्ड है, जो मैं सॉल्व करा रहा हूं। बाकी सब सॉल्व्ड है। शॉर्ट ट्रिक बेस्ड यानी डिफरेंट मेथड बेस्ड न्यूमेरिकल्स वो सॉल्व्ड है। एनसीईआरटी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व्ड है। तो वेरी अमेजिंग, अ सिंगल बुक, इसका यूज करके आप डिफरेंट टाइप के मेथड के साथ डिफरेंट टाइप के कैटेगरी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्यों नहीं कॉन्फिडेंस बढ़ेगा यार, क्या बात कर रहे हो, राइट। तो चलो काफी डिटेल एनालिसिस मैंने आपको बता दिया है अबाउट दिस बुक, राइट। एंड दिस इज द टाइम, ये सुबह का समय है, मॉर्निंग टाइम है। तो जब मैं ये लेक्चर आपके लिए बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप तक पहुंचा रहा हूँ, राइट। तो इसलिए गुड मॉर्निंग। आप रात को देखिए, शाम को देखिए, कभी भी देखें, मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, राइट गाइस। ऑसम है। तो बी कॉन्फिडेंट गाइस, बस प्रैक्टिस पे ध्यान रखें, अपनी एरर को सॉर्ट आउट करते जाएं, अपनी कैलकुलेशन पे स्ट्रांग बने और न्यूमेरिकल सॉल्विंग में धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस वापस आने वाला है। डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। तो आज जो मैं आपसे बात कर रहा था, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे क्वेश्चन 100% आते हैं गाइस आपके मेंस में, आपके नीट में। जैसे अगर मैं मेंस की बात करूं तो 1 to 2 क्वेश्चन और नीट की बात करूं 1 to 3 क्वेश्चन, मैक्स 4 भी मान सकते हो आप, ठीक है। पर 2 to 3 तो हर साल आते हैं भाई इस चैप्टर से। दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, राइट, जिसकी मैं आज बात करने वाला हूं, ठीक है। एमईसी की मैं बात करने वाला हूं बच्चों, ठीक है। तो जो सबसे पहला कंसेप्ट है, सबसे पहला फॉर्मूला है, उस पर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है इस बुक में क्या गिवन है। वेरी अमेजिंगली सॉर्टेड है मैन, आपको ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, चीजें एक साथ आपको मिलेंगी। कंसेप्ट, फॉर्मूला, उस पर डिपेंडेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन, अमेजिंग, राइट। तो सबसे पहला फॉर्मूला है रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल एंटर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली। आप सबको बताया बच्चों, ठीक है, कि भाई जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता था, थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं, और इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर 90 डिग्री पे एंटर करता है बच्चों, तो ये एक सर्कुलर पाथ पे घूमने लगता है, ठीक है ना। तो ये एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, उस सर्कुलर पाथ की कुछ रेडियस होगी, जिस स्पीड के साथ कर रहा है दैट इज v, वो रेडियस हम लिखते थे दैट इज mv/qb, अगर आपको याद हो, ठीक है, यही होता था। यस, अमेजिंग, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस पे क्वेश्चन 99.99% चांस है इस पे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, आते रहे हैं और आगे भी आएंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मान के चले आप, ठीक है। अब बच्चों इस फॉर्मूले में अगर आप ध्यान से देखिए, रेडियस है इसके पाथ की, इसकी स्पीड है, वो चार्ज पार्टिकल का मास होगा, ये चार्ज होगा उसका, और ये मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसमें वो एंटर करके रोटेट कर रहा होगा सर्कुलर पाथ पे। तो अगर इस फॉर्मूले को ऐसे लिखना पड़े, R इक्वल टू दिस इज mv, यानी मोमेंटम में लिख दो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और मोमेंटम को हटा के काइनेटिक एनर्जी में लिख सकते हो, तो बच्चों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आपको सबको पता है काइनेटिक एनर्जी p²/2m होती है। ये तो याद होगा, अब याद होना भी चाहिए यार, राइट। ओके, सो यहां से जब आप p की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों इसकी जगह आप लिख सकते हैं √2mk एंड दिस इज बाय qb, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी को अगर आपको लिखना पड़े इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप QV लिख सकते हो, है ना, ऐसे
QV, ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल होगा और उसके अक्रॉस कितना V अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन याद रखो, हालांकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपको याद रखना चाहिए, तो हमें याद रहता ही है ऑब्वियसली। तो यार ये एक्सप्रेशन है, ये फॉर्मूला है, बेसिक कंसेप्ट जिन पे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। 3 क्वेश्चन है, एक फॉर्मूले के, आप देख सकते हो वेरी क्लियरली इन द बुक, एक फॉर्मूले, एक बेसिक कंसेप्ट, डिपेंडेंट 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। 5 में से मैं 3 सॉल्यूशन करके दूंगा, 2 आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो यार आप इमेजिन करो, इस बुक के अंदर आपको ये नहीं है कि आप चैप्टर ढूंढेंगे फिर उसके सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे, नहीं, एक साथ हमने सब कुछ सॉर्टेड किया है ना, राइट, जिससे रिवीजन भी होगा, टाइम भी बचेगा और ऑसम तरीके से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, राइट, एक है पार्टिकल प्रोटॉन, एक है ड्यूट्रॉन, और इन पे डिपेंडेंट क्वेश्चन हमेशा आते हैं, आप ट्रस्ट करो। आप जब ने PYQ कर रहे होंगे तो आपको लॉट ऑफ क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। बीइंग एक्सेलरेटेड बाय द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तीनों पार्टिकल पे जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया वो सेम है, यानी V की वैल्यू सेम है। ये लिखते जाओ, जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिखो। द बेस्ट वे टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम विदाउट एनी मिस्टेक मैन, राइट। ओके सर, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे इनको एक्सेलरेट किया जाएगा, ठीक है ना। ओके, एंटर्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर कर रहे तो नेसेसरी कंडीशन होती है ये। देन द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, रेडियस नहीं पूछा है, काइनेटिक एनर्जी पूछा है, और भी आसान बना दिया। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी लेट्स सी Kp, इसकी काइनेटिक एनर्जी लेट्स सी Kd, और इसकी काइनेटिक एनर्जी लेट्स सी K अल्फा। इनका रेशियो पूछा है बच्चों, ठीक है, कि बताओ इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा अल्फा पार्टिकल। जब भी कभी पोटेंशियल गिवन हो और काइनेटिक एनर्जी पूछे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, छोटा लेकिन बहुत खोटा, याद नहीं आया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो याद रखना बहुत जरूरी है, राइट। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, पोटेंशियल सबका सेम कर दिया है, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, तो पोटेंशियल तो सेम हो गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओनली चार्ज, तो चार्ज पे डिपेंड कर रही है। तो भाई चार्ज के अकॉर्डिंग सबका आंसर कर लो। अगर मैं इन दोनों का रिलेशन बात करूं, प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन, एक चीज हमेशा याद रखना इन तीनों पार्टिकल के बारे में, प्रोटॉन को बेस मानते हुए प्रोटॉन का चार्ज अगर Q है दोस्तों, तो ड्यूट्रॉन का चार्ज इसी के इक्वल होता है, लेकिन अल्फा पार्टिकल का चार्ज इनसे डबल होता है। पहला पॉइंट ये याद रखना हमेशा, प्रोटॉन का मास बच्चों अगर m है तो ड्यूट्रॉन का मास इससे डबल होता है, हमेशा याद रखना, तभी न्यूमेरिकल होंगे। और अल्फा पार्टिकल का मास इससे 4 टाइम्स होता है। ये रेशियो याद रखना, बहुत काम आएंगे यहां पे भी, मॉडर्न फिजिक्स में भी, हमेशा, राइट। अभी हमारे से केवल चार्ज डिपेंडेंट बात कर रहा है, तो आप देखो इन दोनों पार्टिकल का चूंकि चार्ज सेम है तो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन। मतलब इसका जो रेशियो आएगा Kp और Kd 1:1 आ रहा है। क्यों सर? क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है और ये चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। लॉजिक जा रहा है ना दिमाग में? यस जाएगा, डोंट वरी, आप बस सीखते रहो, ठीक है। अब प्रोटॉन को और अल्फा पार्टिकल को देख लो अगर मैं Kp ओवर K अल्फा लिखूंगा बच्चों तो इसका चार्ज Q है और इसका चार्ज इससे डबल है, तो दिस इज 2Q, तो ये 1/2 बचेगा, यानी इनका जो रेशियो आ रहा है Kp रेशियो K अल्फा दैट इज 1:2। क्लियर है? और इनका पहले से इक्वल है, मतलब Kp Kd और K अल्फा में क्या रिलेशन है देखो, Kp Kd एंड K अल्फा दैट इज 1:2, क्योंकि ये दोनों 1:1 में है और अल्फा इसके साथ 2 में है, तो ये देखो 2 का रेशियो बन जाएगा 1:2। दिस इज हाउ यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन, सिंपल मैन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे, सारे फॉर्मूले यूज होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैटेगरी के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। Okay guys, so this is our starting with this first question, this first concept, first formula based। अभी मैं 2 और क्वेश्चन करूंगा, डोंट वरी, कैसे डिफरेंट क्वेश्चन और आते हैं, और इसके जितने भी अमेजिंग कंसेप्ट है ना आज क्लियर करेंगे, इसको 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे इस पूरे चैप्टर को, राइट। तो सारे कंसेप्ट सारे के सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप के फॉर्मूलाज वो यूज होने वाले हैं जो हमारे एग्जाम में एज इट इज आते हैं, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करेंगे, आपके लिए मैंने छोड़ दिया, फॉर्मूला यूज कर लेंगे, मैंने सब लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैं करूंगा, 5th आप करोगे। अच्छा सर ठीक है, पक्का पक्का, यस पक्का बॉस, ठीक है। चलो लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं जल्दी से। प्रोटॉन ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, सेम पार्टिकल इसमें भी यूज करे गए हैं, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन अल्फा। अब लिख लो पहले से ही, प्रोटॉन का चार्ज अगर Q है तो इसका भी चार्ज Q होगा, इसका चार्ज 2Q होगा, ये पहले ही अब तुम्हें पता होना चाहिए। इसका मास अगर m है तो इसका 2m होता है, ड्यूट्रॉन का मास इससे डबल और इसका मास 4 टाइम्स होता है इसके कंपैरेटिवली, है ना। बेस आपने प्रोटॉन को मानना है,
ठीक है सर। सो वो बोल रहा है कि हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी आर मूविंग इन सर्कुलर ट्रेजेक्टरी इन द कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड को कांस्टेंट बना है जहां पे भी वो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, और देखो बी हो गया कांस्टेंट बच्चों, और काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम हो गई, मतलब इन सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है इस बार, नॉट पोटेंशियल। इस क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी को सेम कर दिया है। उत्तरी पूछ क्या रहा है सर, इफ आरपी आरडी एंड आर अल्फा डिनोट द रेस्पेक्टिवली रेडियस ऑफ ट्रेजेक्टरी, उनके पाथ की जो जिस सर्कुलर पाथ पे घूम रहे होंगे उनकी रेडियस दे रखी है। इसकी रेडियस को बोला है आरपी, इसकी रेडियस को बोला है आरडी, और इसकी रेडियस को बोला है आर अल्फा। तो बताओ इनमें क्या रिलेशन होगा? रिलेशन बताना है, कौन ज्यादा कौन कम, समथिंग लाइक दैट। तो यार बच्चों एक ध्यान से देखो, इसमें रेडियस पूछ रहा है और काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। जब भी कभी हिंट देगा वो क्वेश्चन में, बी को कांस्टेंट कर दिया, सबके लिए बी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में रेडियस का फॉर्मूला क्या होता था, अभी लिखाया था मैंने, √2mk/qb, अभी लिखाया था। तो ये रिलेशन हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन। और कमाल की चीज ये है कि काइनेटिक एनर्जी सबके लिए सेम है, तो ये तो कॉमन हो गई। 2 पहले से ही कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, तो आर ओनली डिपेंड कर रहा है √m पर और डिवाइड में q पर। इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए। वेरी क्लियर मैन, वेरी क्लियर, राइट। अच्छा सर फिर कैसे करेंगे? फिर 1 पार्टिकल का आप यूज कर सकते हो। पहले आरपी और आरडी का निकाल लो। तो किस पे डिपेंड कर रही है रेडियस? मास भी चाहिए, चार्ज भी चाहिए सर। तो हम लिखेंगे आरपी, रेडियस ऑफ आरपी, डिवाइड कर रहा हूं मैं रेडियस ऑफ डी, इन दोनों का रिलेशन निकाल रहा हूं, ठीक है, इक्वल टू यहां पे √mp और √md, है ना, ये हो गया इनटू, चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्यू के, तो जो डी का क्यू है वो ऊपर जाएगा, यानी QD/QP, बस वैल्यू पुट करो देखो, है ना। mp को हम m मान रहे हैं, प्रोटॉन का मास, और इसका मास हो जाएगा बच्चों 2m, और रूट से बाहर है चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, और दोनों का चार्ज सेम होता है तो 1 बनेगा, चार्ज यहां सेम रहता है। तो देखो m से m कैंसिल, तो यहां पे 1/√2 आ गया, ठीक है। तो अगर इनका रेशियो लिखूंगा बच्चों मैं लिखूंगा rp इक्वल टू आरडी, देखो ये √2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज आरडी, यानी आरडी 2 टाइम्स आ रही है आरपी से, यानी जो न्यूट्रॉन है ना उसकी जो रेडियस होगी ना वो ज्यादा होगी प्रोटॉन से, दैट इज 2 टाइम्स बिगर, राइट। मतलब उसका सर्कुलर पाथ उससे बड़ा ही होने वाला क्योंकि उसकी रेडियस ज्यादा है। एक रिलेशन तो आपने ये निकाल लिया। तो सिमिलरली अगर आप RP/R अल्फा निकालो तो फिर से ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे √ चूंकि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मास ऑफ प्रोटॉन m है, और फिर मास ऑफ हमने सेकंड पार्टिकल का यानी अल्फा का लेना है, तो 4m, और रूट से बाहर है चार्ज ऑफ अल्फा ओवर चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो पार्टिकल नीचे है उसका चार्ज ऊपर चला जाता है, तो ये तो हो गया कैंसिल, और 1/4 यानी यहां से 2 बाहर आएगा रूट से, इनटू चार्ज ऑफ अल्फा बच्चों 2q होता है, और इसका चार्ज अगर q है तो q से कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो rp इक्वल टू r अल्फा आ गया। ओहो, मतलब अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन दोनों का जो रेडियस होगा सेम होगा, सिंपल। और यहां और इस रिलेशन से आप बता सकते हैं कि आरडी जो है वो प्रोटॉन से ज्यादा, और प्रोटॉन की रेडियस अल्फा के इक्वल है। इसका मतलब आप लिख सकते हो आरडी इज ग्रेटर देन आर अल्फा इक्वल टू आरपी, ऐसे लिख, ये दोनों रेडियस सेम है और ये रेडियस इन दोनों से ग्रेटर है। दिस इज द करेक्ट रिलेशन, दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट इट। उम्मीद करता हूं बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे यूज करना है कंसेप्ट, हाउ टू अटेम्प्ट द न्यूमेरिकल। सीख लो, बस टेक्निक सीखो। कुछ भी क्वेश्चन देगा टेक्निक सीख लो, कुछ भी चेंज कर देगा टेक्निक सीख लो, क्वेश्चन हो जाएंगे एग्जाम में। बी कॉन्फिडेंट विद मी, राइट। सिखाऊंगा सब कुछ। बच्चों एक क्वेश्चन और सॉल्व करूंगा फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 2 पर। अब ये कंसेप्ट नंबर 1 की ही बात कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है ना, कूल। चलो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 2 और 5 आपने खुद करना है, दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस एंड डिपेंड अपॉन द सेम कंसेप्ट ऑफ द सेम फॉर्मूला, राइट। सो हियर वी गो, लेट्स रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल, एन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन ट्रैवल विद द सेम वेलोसिटी इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द देयर वेलोसिटीज, राइट। सो अल्फा पार्टिकल एंड द प्रोटॉन, 2 पार्टिकल आर गिवन। पहला है अल्फा पार्टिकल, दूसरा है प्रोटॉन, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो उसने बोला क्वेश्चन में दे आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। इस केस में दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। ओहो, देखो हिंट क्वेश्चन में खुद गिवन होगा, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। एवरीथिंग इज गिवन रिगार्डिंग टू द क्वेश्चन इन द टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट। एवरी इंफॉर्मेशन इज गिवन, सो उसको यूज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। सो फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ देयर सर्कुलर पाथ। उत्तरी, उनकी सर्कुलर पाथ की
रेडियस का रेशियो चाहिए। आहा, तो रेशियो कैसे निकालो? देखो भाई, चूंकि यहाँ v के बारे में बात कर रहा है ना कि काइनेटिक एनर्जी, तो मैं वही फॉर्मूला यूज करूंगा जिसमें v होगी, यानी mv/qb। बात समझ में आई कैसे कैसे यूज करने हैं सारे रिलेशन? जो इंफॉर्मेशन की भी ना उसी के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला यूज किया करो। अब देखो कौन सी चीज कांस्टेंट है। सो अगेन यू जस्ट रीड द क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो इसको हमेशा सेम मानेंगे जब तक चेंज ना करे। सेम हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और पार्टिकल अलग अलग है तो चार्ज अलग, मास अलग हो सकता है, और ये भी सेम हो गया, तो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/q। अगर मैं दोनों का रेशियो लिखूं, इसको पहला पार्टिकल मान लो और इसको दूसरा, चलेगा? तो मैं लिखूंगा R1/R2 इक्वल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो M1/M2, लेकिन चूंकि ये इनवर्सली है तो Q2 ऊपर जाएगा, Q1 नीचे। ठीक है ना? तो R1 मैंने किसको माना है? अल्फा को। इसको क्या माना है मैंने? P। आई थिंक यही तो पूछ रहा है, रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, राइट? तो बच्चों यहाँ m1 जो है वो अल्फा पार्टिकल है और इसका मास इससे 4 टाइम्स होता है, मैं लिखूंगा 4m, और इसको मैंने प्रोटॉन माना तो उसका मास होगा m। Q2 जो है ये वाला, इसका चार्ज होगा Q और इसका चार्ज होता है 2Q। इतना तो समझ ही जाओगे। अब कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ये कैंसिल 2, यानी R अल्फा ओवर RP बच्चों यहाँ पे 2:1 आ रहा है। अगर रेडियस ऑफ अल्फा टू द रेडियस ऑफ प्रोटॉन पूछे, और अगर इसका उल्टा पूछे प्रोटॉन टू द अल्फा, तो इसका 1/2 हो जाएगा। वो तो आपने सोचना है ना, मतलब आराम से, बस तुम्हें ना टेक्निक पता होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये पता चलना चाहिए, ये कंसेप्ट है, ये फॉर्मूला है, और मैंने इसको सॉल्व करना है। ये सीख लिया बच्चों तो मजा आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं एग्जामिनेशन में। क्या बात कर रहे हो यार? ठीक है, वही तो चीज सिखा रहा हूं, मेरी यूएसपी कि मैं बच्चों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाऊं। कंसेप्ट तो हम सीख ही लेंगे कहीं ना कहीं से, कोई ना कोई सोर्स निकाल के, ऑफलाइन ऑनलाइन, बेस्ट टीचर से, लेकिन हाउ टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को केवल सॉल्यूशन नहीं ढूंढना है, उसको सीखना है, जिससे तकलीफ ना आए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में, राइट? यस, तो ये 3 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ। अब मैं चलूंगा नेक्स्ट फॉर्मूले पे, देखते हैं क्या। अमेजिंग है वो भी, मतलब उस पर क्वेश्चन आते रहते हैं, तो तरीका आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू डील विद दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम अगेन। ओके भाई लोग, सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 2, राइट? द फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, अब की बात किसकी बात कर रहा है? वही वाली केस था, बट उसमें रेडियस पूछ रहा था, यहाँ पूछ रहा है फोर्स कैसे निकालेंगे भाई? वो भी जो चार्ज पार्टिकल होगा जो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, लेट्स सी हियर वी गो दिस, ये रिप्रेजेंटेशन है मैग्नेटिक फील्ड का। क्रॉस मतलब इनसाइड को जा रहा है, और डॉट बनी होगी तो मतलब आउटसाइड को आ रहा है। इतना तो समझ जाओगे ना, राइट? और अगर बच्चों इसमें कोई भी चार्ज मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी के साथ, तो उस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है आप सबको पता है। अ मूविंग चार्ज जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, एंड दिस मैग्नेटिक फोर्स वी कैन राइट QVB साइन ऑफ थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, गॉट माय पॉइंट? वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इन दोनों के बीच का वेक्टर। मान लिया मैग्नेटिक फील्ड इधर है बच्चों, और पार्टिकल इसके किसी एंगल पे जा रहा है वेलोसिटी v के साथ, ये इसका है। तो वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल मे बी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मे बी परपेंडिकुलर, मे बी एट एनी एंगल। बस आपने ध्यान रखना थीटा इज द एंगल बिटवीन v एंड b। ठीक है, कूल। अब इसको वेक्टर में कैसे लिख सकते हो? फोर्स है चूंकि वेक्टर, तो Q तो बाहर रहेगा, तो वेक्टर V और B का होगा, तो V क्रॉस B लिख सकते हैं, क्योंकि ये VB साइन थीटा है और ये होता है AB साइन थीटा, दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट। तो दिस इज हाउ यू कैन राइट दिस फॉर्मूला एज वेल। तो मैंने समझा भी दिया आपको, ठीक है? अब बच्चों आपने देखना है क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे और आपने सॉल्व कैसे करने हैं। जो पहला क्वेश्चन है ना इसका, वो बहुत बेसिक्स है, आप यहीं से एंगल देख के बता देंगे, हो जाएगा, डोंट वरी, आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में करूंगा, 7 आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 में करूंगा, 2 मैं करूंगा, 2 आप करोगे। 4 क्वेश्चन है टोटल, इस पे डिपेंडेंट। मजा नहीं आ जाएगा? प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। समझ गए? यस, माइंड में जा रहा है, जाना चाहिए बॉस, प्रैक्टिस करनी है बेहतरीन। तो बच्चों इस क्वेश्चन में बोला है 6, जो क्वेश्चन है 6 नंबर का, सॉरी इसमें एक्चुअली 5 6 7 लिखा है, एक्चुअली ये 1 2 3 होना चाहिए था, 1 2 3 4 होना चाहिए, बट आप समझदार आप कर लेंगे। सो स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। अच्छा, उसने बोला कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें एक करंट है दैट इज 5 एम्पियर, ऐसे एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ऐसे वायर है, ठीक है, अच्छी बात है। An electron traveling with a speed of 5 into 10⁶ मीटर पर सेकंड पैरेलल टू द वायर एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर। इसी वायर के पैरेलल यहां कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके पैरेलल मूव कर रहा है, लेट्स सी ऊपर को जा रहा है ऐसे, ठीक है ना, और इसकी जो स्पीड है वो 5 into 10⁶ मीटर पर सेकंड दे रखी है बॉस, ठीक है, पैरेलल ही जा रहा है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये इस वायर से कितनी दूर है, ये डिस्टेंस भी दे रखी है, दैट इज r 0.1 मीटर डिस्टेंस दे रखी है, कितनी दूर है भाई ये, ठीक है। सो एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ, उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन पे इस करंट कैरिंग वायर में जो करंट है, सॉरी इस करंट कैरिंग वायर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को कैलकुलेट करो। वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स, यू नो, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड
इन द सराउंडेड रीजन ऑफ दिस वायर, उसी में चार्ज पार्टिकल है। जब भाई इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल ही है ना, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इसी फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करने वाले हैं बच्चों। अब तो लॉजिक क्लियर है? हाँ सर। तो कैसे निकालेंगे इस पे लगने वाला फोर्स? तो देखो बच्चों, F इक्वल टू फॉर्मूला ये रहा, क्यू वी बी साइन थीटा। जब भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स निकाले यही फॉर्मूला यूज होगा, डोंट वरी, राइट। अच्छा सर ठीक है। तो फोर्स निकालने के लिए क्या क्या चाहिए सर? चार्ज। चार्ज तो है इलेक्ट्रॉन, तो E लिख लेंगे। वेलोसिटी कितनी है? 5 × 10⁶। बी कितना दे रखा है? नहीं दे रखा है। दिस इज द प्रॉब्लम। साइन ऑफ थीटा, थीटा इज 90। V और B के बीच में। क्यों? देखो करंट है इसमें ऊपर को, याद करो मैंने आपको रूल बता रखा है, करंट जिधर होगी उधर को थंब करना है एंड स्ट्रेच योर फिंगर जहां पार्टिकल है, ठीक है। तो पाम जो होगी ना, पाम इनसाइड है, ऐसा है फील्ड, यानी फील्ड यहां पे इनसाइड है इस तरीके से, राइट। तो फील्ड अंदर है, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और वेलोसिटी इस तरीके से जा रही है, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है V एंड B, इसलिए मैंने 90 लिया है। बस इतना ध्यान रखना है ना, 90 लिया है, क्योंकि देखो इस लाइन में और इस मार्कर में ध्यान से देखेंगे 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि फील्ड ऐसे इनसाइड को जा रहा है, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी है। तो बच्चों यहां पे ना अगर आप ध्यान से देखें, E तो चलो नोन है 1.6 × 10⁻19 × 5 × 10⁻6, लेकिन B आपको नहीं पता क्योंकि sin 90 तो 1 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट हियर इन दिस क्वेश्चन। हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि गिवन ही नहीं है। बट रिमेंबर गाइस, जब एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो, लॉन्ग वायर मानेंगे इसको हम लॉन्ग, और उसके पास के किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़े ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कंडक्टर, याद करो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से उसके पास के किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों होता था वो होता था μ0 2I/4πr। आर डिस्टेंस अवे, ये याद रखना लॉन्ग वायर के लिए, स्ट्रेट करंट कैरिंग लॉन्ग वायर, इन्फिनिटी लॉन्ग, राइट। तो ये होता है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तो पहले यहां से बी निकाल लो। तो बी कैसे निकालेंगे सर? μ0/4π की वैल्यू सबको नोन होती है, -7 × 10⁻²। करंट दे रखी है 5, आई थिंक 5 एम्पियर, और डिस्टेंस दे रखी है 0.1। तो यहां पे बचा आपके पास 10 और एक 10, ये पॉइंट ऊपर 10 20, तो 10⁻5 बचेगा। कूल है, आप चेक कर ले, ये भी 10 है, यहां से पॉइंट ऊपर जाएगा वो भी 10 होगा, तो 2 कम हो जाएंगे ना भाई, तो -5 बचेगा आपके पास, ठीक है। ओके, सो अब क्या करें, बस यहां पटक दो, आई मीन यहां सॉल्व कर लेंगे। तो दिस इज 1.6 × 10⁻⁴। ये देखो प्लस का 6 है, ठीक है, और ये 19 है, राइट। तो बच्चों यहाँ पे -13 बचेगा और ये 5 हो गया, ठीक है। 5 और इंटू बी की वैल्यू यहां से निकाल ली 10⁻⁻5। गॉट माय पॉइंट। 16 × 5 दैट इज 80, और चूंकि पॉइंट है तो 8 बचेगा। दिस इज 8 और ये 13 है, ये 5 है, 8 × 10⁻18। इतना न्यूटन फोर्स उस पर लगेगा, आप चेक कर लेंगे, बाकी समझदार है बॉस, ठीक है। इतना न्यूटन फोर्स उस पर लगना चाहिए, दैट इज द आंसर, यानी 8 × 10⁻18 न्यूटन, एंड दिस इज द फोर्स एक्टिंग ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर ऑन दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो भी है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करें, ऐसे समझे, बस ये चीज आपको और एडिशनली सीखनी थी यहाँ पे, और आपने जितने भी कंसेप्ट सीखे उनका यूज करना बच्चों अब आपको आना चाहिए। एक चीज तो यहाँ से क्लियर हो गई, ठीक है। जिस बच्चे को ये कंसेप्ट नहीं पता होगा, फॉर्मूला ये पता होगा, फिर वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। डन 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 गाइस, यस सर। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 मैं कराने वाला हूँ। डन, चलो Here we go. Okay, बॉस, तो याद रखना बॉस, मेहनत करने से, प्रैक्टिस करने से, रेगुलर अपने डाउट क्लियर करने से ही आपकी कंसेप्ट, आपका कॉन्फिडेंस क्लियर होएगा बॉस, ठीक है। आप बिल्कुल भी हार नहीं मान सकते, एंड आप बिल्कुल भी दिमाग में ये नहीं सोच सकते कि कम करूंगा तो चल जाएगा, नहीं कर सकते बॉस, क्योंकि यू आर गोइंग टू फाइट विद द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राइट, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे इंडिया में अपने एफर्ट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं बॉस, राइट। तो इन द लास्ट मोमेंट आपने भी फोकस्ड रहना है, अपनी एनर्जी को बेहतरीन जगह पे इन्वेस्ट करना है, अपने टाइम बचाना है, किसी को टाइम नहीं देना, उसको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। ये पढ़ाई है, इसको लॉट ऑफ प्रैक्टिस के साथ ही सीखा जाता है, राइट। अदरवाइज एज ए टीचर अगर मैं भी हूं, मैं पढ़ाना छोड़ दूं, मैं 2-3 महीने 4 महीने, तो कुछ कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग से निकल जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ रेपिटेशन, राइट। आप जितनी बार उसको रिपीट कर सके, जितनी बार उसको प्रैक्टिस में लाएंगे, तभी चीजें आपके माइंड में लॉन्ग टर्म तक ठहरेंगी, एंड वो आपकी लॉट ऑफ हेल्प करेगी आपको सिचुएशन से बाहर निकालने में, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने में, समझ गए ना, न्यूमेरिकल सॉल्विंग में, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग में। तो चलो, अ चार्ज्ड पार्टिकल कैरिंग ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रो कूलम इज मूविंग विद द वेलोसिटी। एक चार्ज पार्टिकल है, उसका चार्ज बच्चों दे दिया है 1 माइक्रो कूलम, जिसको हम 10⁻⁻6 कूलम लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका ना वेलोसिटी भी दे दिया है, और इस बार ना वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है, वेक्टर में दैट इज 2i कैप 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप, और क्या दे रखा है सर, प्लस 4k कैप, ये दे रखा है इस बार वेलोसिटी वेक्टर।
इफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज दिस, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया है, दिस इज योर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 5 I कैप प्लस 3 J कैप माइनस 6 K कैप एंड हियर वी गो, दैट इज माइनस इतना टेस्ला, राइट? बिल्कुल सर। ओके, अब क्या करोगे? तो सर यहाँ ना वेलोसिटी भी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है और चार्ज भी दे रखा है, तो फोर्स पूछा है, तो आपसे पूछा है द वेक्टर एफ इज, यानी फोर्स की वैल्यू दे रखी है एफ वेक्टर इंटू 10⁻⁹, तो बताओ यार एफ वेक्टर कितना है? तो अल्टीमेटली फोर्स निकालना है, डोंट वरी। तो देखो यार सब कुछ गिवन है, कुछ नहीं करना, वेक्टर फॉर्म यूज कर लो, दैट इज क्यू एंड वी क्रॉस बी, ये वाला फंडा यूज कर लो। क्लियर है मैन? तो भाई पता क्या करोगे, पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, और वो क्रॉस प्रोडक्ट इजी निकालने का तरीका क्या है? डिटरमिनेंट मेथड यूज कर लो। मतलब यहां पे कर रहा हूं, v क्रॉस b निकालने के लिए आप a क्रॉस b डिटरमिनेंट मेथड यूज करने वाले हैं। तो यहां लिखेंगे i कैप j कैप k कैप, ये प्लस के लिए जाएंगे, माइनस ये प्लस, ये पता होगा, राइट? अब बच्चों जो पहले लिखा है यानी v पहले लिखा है तो उसी की वैल्यूज लिखो, जैसे ये 2, j का कोफिशिएंट है 3 और ये है 4, k का कोफिशिएंट k के नीचे लिखेंगे ना भाई, और फिर b है, b i है तो i के नीचे लिख देंगे, एंड दिस इज 3 तो 3 लिख देंगे, एंड दिस इज k माइनस 6 है बॉस, और यहां माइनस 3 भी है, तो दिस इज माइनस 6 गाइस। एक चीज याद रखना है आपने, यहाँ पे माइनस का 3 भी है, जब आप इसको यहाँ पे पुट अप करेंगे तो माइनस 3 कॉमन आके बाहर आ सकता है, वो हम बाहर बाद में लिख लेंगे, ठीक है? अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों जब इसको सॉल्व करते हैं पहले आई के अबाउट एक्सपेंड करते हैं, आप सबको ये चीज याद होनी चाहिए। तो आई के अबाउट जब एक्सपेंड करेंगे आप, तो इसके नीचे वाले नंबर ना लेके, ये वाले नंबर ना लेके, जे और के को क्रॉस करते हैं। तो क्रॉस करेंगे राइट हैंड से लेफ्ट को जाएंगे, मतलब दिस टू दिस एंड दिस टू दिस, ऐसे करना है। तो पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, तो 6 इंटू 3 यानी 18, यानी माइनस का 18, फिर माइनस लगा के नेक्स्ट मल्टीप्लाई करना है, यानी ये वाला इसमें मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 इंटू 3 दैट इज 12, इसको क्लोज कर दो। फिर जे के अबाउट करेंगे, दिस इज माइनस जे कैप, तो माइनस के साथ ही लिखेंगे। तो जो जे के नीचे के नंबर्स हैं उनको छोड़ देंगे, यानी इनको काउंट नहीं करेंगे। तो फिर जैसे कि मैंने बोला दिस टू दिस ऐसे जाना है, तो 6 का मल्टीप्लीकेशन इसमें होगा और इसका इसमें, तो पहले इन दोनों का -6 इंटू 2 दैट इज -12, ठीक है? फिर माइनस लगा के 5 इंटू 6 दैट इज 20, ठीक है गाइस? प्लस के कैप, यहां पे के कैप लिखेंगे, तो के के नीचे के नंबर छोड़ देंगे, तो ये 3 2 में मल्टीप्लाई होगा और 5 3 में मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 2 दैट इज 6 माइनस 5 इंटू 3 दैट इज 15। सॉल्व कर लो, बस इतना आना चाहिए आपको। तो यहां से जो v देखो ये माइनस है एंड दैट इज 30, तो 30 आई कैप बच्चों, और ये भी हो गया 32, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 32 जे कैप बच्चों, और यहाँ माइनस का 9 होगा, राइट? तो माइनस का 9 के कैप, आई थिंक ये चेक करें आप, ठीक है ना बॉस? हाँ सर ठीक है। अब ये वैल्यू उठा के यहां पटके देंगे, तो फोर्स बच्चों आपके पास आएगा, चार्ज की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज -6, v क्रॉस b की वैल्यू भी आ गई, कितना? -30 आई कैप प्लस 32 जे कैप माइनस 9 के कैप, बट लास्ट में इससे मल्टीप्लाई करना मत भूलना। तो ये और ये मिलके 9 हो गया, तो 10⁻⁹ बचा माइनस का 30 आई कैप 32 जे कैप, गलत मत करना। तो आपको यही पूछा गया है, ठीक है? अगर मैं फोर्स निकालूं, जो वैल्यू दे रखी है ये तो उसमें है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड फोर्स एंड दिस इज द योर आंसर, यही ऑप्शन में आपने ढूंढना है वहां पे, ठीक है ना? ओके सर, ऐसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस, मतलब मैंने तरीका बता दिया, न्यूमेरिकल कर लिए, अप्लाई कैसे करना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में, तो तरीका यही है भाई। तो इसी तरीके से आप अप्लाई करेंगे। एंड दिस वाज द सेकंड फॉर्मूला, सेकंड बेसिक कंसेप्ट एंड डिपेंडेंट न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया। अब बच्चों हम थर्ड फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हुए, फिर फोर्थ फॉर्मूला, फिर फिफ्थ फॉर्मूला, 5 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं यूज करूंगा जिन पे 100% पूरे चांस होते हैं, हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, समझ गया ना? सो डोंट वरी, प्रैक्टिस करते रहो मेरे साथ, ओके? सो ओके, धरती के चांद सितारों चमकते रहो, चमकने का टाइम है बॉस, ठीक है? मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी ना भाई, ठीक है? चमकने के लिए। तो उसने बोला कि नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट है टॉर्क। तो भाई जब भी हम टॉर्क की बात करते हैं, कोई लूप होगा हमारे पास, करंट कैरिंग लूप होगा, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, सर्कुलर, व्हाटएवर, किसी भी शेप में, तो उस करंट कैरिंग लूप की वजह से, उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, उसमें टॉर्क कितना अप्लाई होता है। तो भाई हमें पता है टॉर्क कैसे निकालते हैं। तो टॉर्क इक्वल टू हम लिखते थे एम बी साइन ऑफ थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, और ये मैग्नेटिक मूवमेंट है। एम इज द मैग्नेटिक मूवमेंट, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों के बीच का एंगल है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट को बच्चों हम आई इंटू ए लिखते हैं जब भी करंट कैरिंग लूप होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो भी रहेगा उसका, राइट? तो इनका प्रोडक्ट होता है। तो अगर एक ही टर्न है उसके पास, अगर नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखे हैं तो एन से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल टर्न्स, है ना?
इसको टोटल टर्न्स आप मान सकते हो। तो दिस इज द कंसेप्ट हाउ यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। बस समझना ही है कि कोई भी लूप दे रखा है, उसमें करंट है, तो उस करंट दे रखी है और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, तो आप समझ जाना कि टॉर्क निकालना तो यही फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है ना भाई। कूल है सर। तो बच्चों इसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल चेक कर लिया जाए, ठीक है। तो वो बोल रहा है रेक्टेंगुलर कॉइल है, एक कॉइल है रेक्टेंगुलर है, ऐसे समझो, ठीक है। रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसकी डायमेंशन हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर, हैज 100 टर्न्स। अगर रेक्टेंगुलर कॉइल है 20 सेंटीमीटर की उसकी साइज है, इसका मतलब दोनों ही सेम है 20 की एक तरीके से, तो ये भी 20 सेंटीमीटर और ये वाली लेंथ भी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका जो एरिया आ गया अगर देखा जाए तो L इंटू बी, ये तो सेम ही रहेगा, 20 इंटू 20 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लो तो -4 हो जाएगा, समझ गया ना। तो एरिया अगर आप देखो ये 0 0, तो यहाँ पे हो जाएगा A इक्वल टू 4 इंटू 10⁻², इतना मीटर स्क्वायर। तो ये आपको समझ में आना चाहिए बच्चों, ठीक है। पहले तो एरिया आपने लिख लिया। 100 टर्न्स है, मतलब ये जो कॉइल है इसमें बहुत सारे टर्न्स हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स भी दे दिए इसमें 100, ये आपको भी समझना पड़ेगा। तो क्या क्या दे रखा है, क्या क्या यूज करना है। करंट भी कैरी कर रहा है, लेट्स से किसी भी डायरेक्शन में मान लो आई, तो करंट की वैल्यू दे रखी है इसमें बॉस 1 एम्पियर, ठीक है बॉस। विद द डायरेक्शन देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसमें वो रखी है, दैट इज 0.5 टेस्ला, एंड विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। जब भी पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल होगा तो एंगल जो थीटा होगा इसके और इसके बीच में परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पे थीटा 90 लेना है और बी की वैल्यू ऑलरेडी 0.5 टेस्ला दे रखी है, सब कुछ आपको दे रखा है अगर आप ध्यान से पढ़ोगे। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क रिक्वायर्ड टू होल्ड दिस कॉइल इन दिस पोजीशन, कितना टॉर्क चाहिए उस पोजीशन में उसको होल्ड रखने के लिए। तो टॉर्क का फॉर्मूला बच्चों एम बी साइन थीटा 90 हो जाएगा, और एम को आप लिखेंगे अगर नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन हो, दिस वन एन आई ए इंटू बी, तो एन दे रखे बच्चों आपको 100, करंट है आपके पास व्हाट इज द करंट 1, और एरिया हम इसका कैसे लिखेंगे निकाल लिया था हमने 4 इंटू 10⁻², और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 0.5, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, टेंशन खत्म। कितना आएगा चलो देख लेते हैं। तो ये 100 है ना, सो ये पूरा कैंसिल हो गया, देखो ये 4 और ये 5 इंटू 4 दैट इज 20, यानी 2 आएगा न्यूटन, ठीक है मीटर, ये होना चाहिए भाई 2 न्यूटन मीटर। बाकी आप चेक कर लेने एक बार, कैलकुलेशन गलती नहीं होनी चाहिए भाई। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज द फॉर्मूला टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, राइट। अब मैं कितने क्वेश्चन करूँ आपके लिए, और हाउ मच, 2 और करता हूँ, फिर जो रिमेनिंग 2 है वो आप करेंगे, राइट। दैट इज फॉर योर प्रैक्टिस। देखो समझ में आ जाएगा, फिर आप अप्लाई करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। क्वेश्चन तो अल्टीमेटली आप ही नहीं करते हैं बॉस, मैं तो हेल्प कर रहा हूँ आपकी कि करने कैसे हैं, यूज कैसे करना है दिमाग, यूज कैसे करना है अपने कंसेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की डिस्कशन पे चलते हैं आगे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में जो बोला है ना, दैट इज द ट्रायंगुलर लूप ऑफ साइड L कैरीज करंट I। एक ट्रायंगुलर टाइप का लूप है, इसकी साइड L है और इसमें जो करंट है वो I है। तो मैंने बोला जो भी लूप गिवन होगा और उसमें करंट दे रखी है, तो उसकी वजह से अगर टॉर्क निकालेंगे तो हमेशा एम बी साइन थीटा यूज करेंगे, पहली बात, ठीक है। ये तो क्लियर है पॉइंट। इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी सच दैट द प्लेन ऑफ द लूप इज इन द डायरेक्शन ऑफ बी। अगर प्लेन बी के डायरेक्शन में हो, उसका लूप का प्लेन, मतलब एम और बी के बीच 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो क्लियर है, यानी थीटा यहाँ पे 90 डिग्री मानेंगे आप। कूल है, जब तक एंगल ना दे 90 ही मान के चलना है अपने, ठीक है। द टॉर्क ऑन द लूप इज, तो बताओ कितना टॉर्क लग रहा है। तो भाई देखो चूंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स की बात नहीं करी, तो एम को आप आई ए लिखेंगे, सीधा सीधा बी, ठीक है सर। तो कैसे निकालेंगे, करंट है, एरिया क्या होगा, चूंकि ये एक ट्राइंगल है और इसकी जो साइड है ई साइड एल है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो याद करो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता था √3 इंटू साइड का स्क्वायर और बाई 4, ये होता है इंटू बी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू देने रखिए, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। I√3/4 साइड दे रखी है इसकी L, तो L का स्क्वायर इंटू बी। यस यही आंसर होना चाहिए आपका। बाकी आप इसको मैच करा लेंगे, अच्छे से लिख लेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये भी आपने याद रखना है। फॉर्मूलाज वगैरह आपको पता होने चाहिए कंसेप्ट बेसिक के साथ साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ, एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, बाकी आप कर लेंगे, मेरे को पता है, ठीक है ना। करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज 3। तो पहले पढ़ लिया जाए क्वेश्चन है क्या। करंट I इज कैरिड इन ए वायर ऑफ लेंथ L, अच्छा ठीक है। एंड इफ द वायर इज टर्न्ड इनटू ए सर्कुलर कॉइल, एक वायर है आपके पास, ऐसे कोई वायर मान लो, इसमें I करंट है, ठीक है सर, और इसकी जो लेंथ है वो L है।
लेकिन इस वायर को मोड़ कर बेंट किया गया है और इसका एक सर्कल बना दिया गया है, सर्कुलर लूप बना दिया गया है। तो करंट ऐसे कहीं फ्लो कर रही होगी उसमें भी, लेकिन चूंकि सर्कुलर लूप बन गया तो उसकी अपनी एक रेडियस बन गई होगी, पर वो कितनी होगी हमें नहीं पता है, राइट। ओके, तो द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, अब बताओ इस पे कितना टॉर्क लगेगा अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा है। तो भाई हमें पता है टॉर्क इक्वल टू होता है एम बी साइन थीटा, ये 90 मान के चलेंगे अगर ना दे रखा हो, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया मैक्सिमम निकालेंगे, वैसे भी उसने मैक्सिमम पूछा है, ठीक है। सो मैक्सिमम टॉर्क का मतलब थीटा 90 लेंगे, साइन 90 मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो यहां पे जो टॉर्क आएगा मैक्स, ठीक है बच्चों, एम को लिख लेंगे आई ए इंटू बी, अब आपको प्रैक्टिस हो गई होगी अच्छे से, तो आई एज इट इज रहेगा, यहाँ एरिया क्या होगा इस लूप का, दिस इज पाई आर स्क्वायर इंटू बी। अब दिक्कत यह है रेडियस अननोन है, ये नहीं पता, बट हम इसको निकाल सकते हैं कैसे, एल लेंथ को कन्वर्ट किया गया सर्कल में, तो एल लेंथ को हम लिख सकते हैं इस पूरे सर्कल के सर्कमफेरेंस 2 पाई आर के इक्वल, तो आर आ जाएगा एल बाई 2 पाई, बस इसको यहां रिप्लेस कर दो, तो आई पाई बी इंटू एल बाय 2 पाई और इस पूरे का होल स्क्वायर कर दो, यहां से सॉल्व कर लेना, जो बचेगा वही आंसर है बच्चों, नो प्रॉब्लम एट ऑल। दिस इज हाउ यू कैन अटेम्प्ट द टाइप ऑफ प्रॉब्लम एज वेल, राइट। ये कन्वर्जन, एक वायर को ऐसे शेप बना दिया, रेक्टेंगुलर बना दिया, ट्रायंगल बना दी, सॉल्व करने का तरीका वहां से आर निकाल लेना, उसकी साइड लेंथ जो भी होगी वो निकाल लेना, जो भी होगा, ठीक है। इस तरीके से आपने प्रोसीड करना है और आगे बढ़ना है और क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, क्या बात कर रहे हो ठीक है। तो ये था फॉर्मूला बेसिक कंसेप्ट थर्ड, जिसके हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिए, रिमेनिंग क्वेश्चन दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस, राइट। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 2, वेरी 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 अमेजिंग, यही है वैसे तो जो मैंने यहाँ समझाया है, इसी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं बार बार, मैग्नेटिक मूवमेंट, अब प्योर मैग्नेटिक मूवमेंट के क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। कूल, हाँ तरीका पहले से ही पता चल गया, बट कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है बॉस। ओके बच्चों, तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप, जैसे कि हमने अभी अभी पढ़ा है कि कोई भी लूप होगा करंट कैरिंग, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, कैसा भी हो सकता है, उसमें करंट होनी चाहिए बस, ठीक है। और अगर वो लूप है करंट कैरिंग तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट बच्चों आई ए लिखेंगे, अगर उसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं तो अभी बताया था मैंने एन आई ए लिखेंगे, राइट। हाँ भाई इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसके क्वेश्चंस अभी तो सॉल्व किए हैं, एक दो और करा देता हूं क्योंकि स्पेसिफिक वे में इसको अलग से डिफाइन किया गया और उसके क्वेश्चंस वहां पे बना के दिए गए हैं, तो कर लेते हैं। हमारा क्या जा रहा है, सॉल्व करना हमें आता है, जबकि टेक्निक हमने सीख ली है। तो मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको कराऊंगा एंड रिमेनिंग 2-3 क्वेश्चन जो भी हैं वो आप कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बेस्ड ही है, सो नो वरी एट ऑल, राइट। तो भाई सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, अमेजिंग है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता रहता है। तो उसने बोला एन इलेक्ट्रॉन मूव विद स्पीड कांस्टेंट स्पीड v अलोंग द सर्कल ऑफ रेडियस r, एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों जो कि एक सर्कुलर पाथ पे जिसकी रेडियस r है किसी स्पीड के साथ मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ। पहली बात ये बोला है मैग्नेटिक मोमेंट बताओ उसका कितना होगा। तो एक चीज बताओ, चूंकि इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर को जा रहा है तो करंट उसके अपोजिट जाएगी, राइट। तो हम यहां लिख सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट I इंटू ए, बिल्कुल क्लियर है। तो इसको सॉल्व कैसे करें, I इंटू ए को क्या लिखें, इसका रेडियस पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होता है, लेकिन यहां आंसर करंट की फॉर्म में नहीं दे रखा है, करंट को रिप्लेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ v, स्पीड के टर्म्स में, यह आपको समझना है। आप ध्यान से देखो बच्चों, जब ये इलेक्ट्रॉन पूरा एक अपना कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, एक सर्कल अपना कंप्लीट कर लेगा, तो यहां पर आपकी जो करंट है उसको आप रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि करंट होती है चार्ज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय टाइम टेकन, उसने कितना टाइम लिया एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में, ठीक है ना। और चार्ज को हम लिख सकते हैं ई, और टाइम होगा एक कंप्लीट जो रेवोल्यूशन उसने करा है। अब हमें यह भी पता है जो स्पीड है सर्कुलर पाथ पे उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, स्पीड को निकाल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, और डिस्टेंस जो पूरी कवर करेगा दैट इज 2 पाई आर और डिवाइड में टी, तो टी यहां से निकाल सकते हो एंड दैट इज 2 पाई आर बाई वी, और इस वैल्यू को यहां पे पुट करो, करंट आएगी यहां पुट कर देना, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ, दिस इज ई बाय टी, टी की वैल्यू ये रही 2 पाई आर और नीचे वी है तो वी ऊपर जाएगा, और इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, देखो m आ जाएगा, दिस इज ई वी बाई 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई पूरा कैंसिल, एक आर कैंसिल, तो ऊपर बचा बच्चों ई वी आर और नीचे बचा 2, ये रिजल्ट भी याद रख सकते हो इस सेंस में, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन एंड यू कैन रिमेंबर दिस फाइनल रिजल्ट एज वेल टू सॉल्व द प्रॉब्लम फास्टली, ठीक है सर, कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं, अमेजिंग क्वेश्चन है। अब आपको ना इससे पहले वाले कंसेप्ट में जबकि टॉर्क निकाल रहे थे तो वहां पे भी हमने मूवमेंट का कंसेप्ट सीखा, और यहाँ पे उसको अप्लाई कर रहे हैं तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है कि नहीं, ये चलो गाइस। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल, राइट। तो इससे और भी अच्छे तरीके से आप सीख पाएंगे, ठीक है ना। तो वहां पे बोला है कि लूप है कैरिंग करंट आई लाइज इन XY प्लेन एज शोन इन द फिगर, द यूनिट वेक्टर k कैप इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर
एंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द करंट कैरिंग लूप इज, मैग्नेटिक मोमेंट ही पूछा है तो हमें पता है कि भाई मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हम आई इंटू ए ही यूज करेंगे और हमें एरिया से मतलब होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस लूप, पहले लूप देख लो बच्चों, ठीक है। तो बेसिकली लूप कुछ ऐसे है, राइट, ओके, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे है, ठीक है। और ये आपका एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, राइट। और ये जो साइड लेंथ है दिस वन, दिस इज ए, ये साइड लेंथ है और इसमें करंट है आई, ठीक है, इस तरीके से। तो एक अजीब सा लूप दे रखा है, तो इसको आपने कैसे समझना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये जो साइड लेंथ दे रखी है यहां से यहां तक पूरी लेंथ ए लेंथ की दे रखी है, तो देखना हमें लूप कंप्लीट करना है। तो ये एक अलग सा स्ट्रक्चर है, इसको एरिया आप कैसे निकाल सकते हो, राइट। लेकिन आप अगर ध्यान से देख पा रहे होंगे यहां पे ये सेमी सर्कुलर फॉर्म में है, यहां से यहां तक एक सेमी सर्कल, फिर ये वाला एक सेमी सर्कल जिसका पूरा डायमीटर ये क्या है, ए है, ठीक है। और फिर ये यानी 4 सेमी सर्कल है बच्चों यहाँ पे, अगर ध्यान से देखो। तो हम क्या करेंगे, इनको कंप्लीट करेंगे। तो अगर इसमें करंट ऐसे जा रही है तो ये कंप्लीट अलग से हो जाएगा इधर को, और चूंकि यहाँ करंट नहीं है इसको काउंटर करने के लिए ये वाली साइड इसको कंप्लीट करने के लिए करंट इधर को बना देंगे, ठीक है, इसको कंप्लीट करने के लिए। और ये वाला अगर यहां से घूम के इधर को जाता है ऐसे, तो इसको हम इसके एंटी करंट ऐसे बना देंगे, राइट, इसको कंप्लीट करने के लिए। और इसकी करंट ऐसे जा रही है तो इसकी करंट इधर से यहां दिखेगी और इसको कंप्लीट करने के लिए हम ऐसे बना देंगे। सिमिलरली यहां से करंट ऐसे जा रही है तो घूम के आएगा तो ऐसे दिखेगा और इसके एंटी हम ऐसे बना देंगे। तो अगर आप एक चीज ध्यान से देखो, जब हमने इनको कंप्लीट किया यहाँ पे एक वायर लगाना पड़ा, तो उसके अगेंस्ट से एक वायर लगाना पड़ेगा उसको फिनिश करने के लिए। तो अंदर एक स्क्वायर बन चुका है, देखो, जिसकी साइड ए है ये, और ये वाले आपके जिसका डाया ए है, लेकिन इसकी यहां से यहां तक की रेडियस a/2 है। ये सेमी सर्कल्स है, 1 2 3 एंड 4, समझ गए ना आप। तो मतलब ये कुछ ऐसा बन गया अंदर ऐसे, ठीक है, और अंदर ही अंदर एक स्क्वायर भी बन गया। तो 2 लूप है यहाँ पे, 4 सेमी सर्कुलर है और ये अंदर इनकी वजह से जो बना वो स्क्वायर लूप बना, क्योंकि इस साइड ए है। इस पे ध्यान देना, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि लूप मतलब क्लोज्ड होना चाहिए, राइट। उससे पहले क्लोज नहीं था। तो बच्चों हम यहाँ क्या करेंगे, इसका वेक्टर निकालने के लिए, अगर वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो दोनों एरिया वेक्टर निकालने पड़ेंगे। देखो सेमी सर्कुलर लूप का एरिया लेट्स सी एक का a1 है तो 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, प्लस जो अंदर वाला स्क्वायर लूप है उसका एरिया ले लो, बस विद डायरेक्शन वैल्यू पुट कर दो। तो i इंटू 4 इंटू ये सेमी सर्कुलर है, तो हमें पता है सर्कुलर का एरिया, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 लिखना पड़ेगा। क्लियर, i इंटू 4 मतलब 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 1 2 3 4 4 है, ठीक है। और इसके रेडियस बाद में पुट करते हैं। और इसके डायरेक्शन देखो बच्चों, अगर आप देख पा रहे हो करंट ऐसे है, ऐसे, तो ऐसे ऐसे एंटी क्लॉक वाइज, और एंटी क्लॉक वाइज का जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो आउटसाइड द प्लेन होता है, यानी के कैप पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। प्लस a2 मतलब ये स्क्वायर वाला जो है इसकी साइड a है, और इसमें जो करंट जा रही है वो भी ऐसे जा रही है, ठीक है। इसमें अगर ऐसे जा रही है तो इधर ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही है। तो इसकी साइड का स्क्वायर होता है स्क्वायर का, तो दैट इज a स्क्वायर, और उसका भी k कैप ही आएगा, आउटसाइड ही आएगा। तो बस कॉमन ले लो जो आ सकता है। हाँ, आर की वैल्यू क्या पुट करोगे, क्योंकि इसकी जो रेडियस है a/2 है, तो आप यहां से पहले तो पता क्या करो, i k कैप कॉमन ले लो, यहां पे 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा इंटू पाई, और r की जगह लिखेंगे हम a/2 एंड दैट इज द स्क्वायर। तो प्लस यहां बचेगा बच्चों a स्क्वायर, ठीक है। और ये वैल्यू जो आएगी यहां से निकल के दैट इज i k कैप a स्क्वायर, आप यहां से कॉमन ले सकते हो और देख सकते हो 2 है या 4 हो जाएगा, 2 कैंसिल होके अंदर बचेगा π/2 और +1। दिस इज हियर वी गो, यू कैन राइट द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। बस आपको ये समझना था क्रिटिकली ये कैसे डील करना है, राइट। फिर तो भाई IA मतलब एरिया ही निकालना है, पुट करना है, डायरेक्शन चेक कर लेनी है बस। एंटी क्लॉकवाइज करंट तो आउटसाइड k कैप, और क्लॉकवाइज करंट तो इनसाइड k कैप, तो फिर हम उसको -k लिखते, राइट। तो बस हो गया, चलो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद करेंगे, फॉर्मूला बेस्ड है, टेंशन नहीं लेने का, डायरेक्ट हो जाएंगे, डोंट वरी गाइस, ठीक है। लास्ट 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए कर रहा हूं, लास्ट के फॉर्मूला और लास्ट के बेसिक कंसेप्ट बेस, राइट। अमेजिंग, मैं मतलब बहुत इजी है, लेकिन क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, ठीक है कि नहीं। तो गाइस बात कुछ ऐसी है कि बस ऐसी है, पहले पढ़ लेते क्या पूछा गया, ठीक है। उसने बोला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड एट द सेंटर। अगर एक सोलेनॉइड है आपके पास, लाइक लॉन्ग सोलेनॉइड की अगर हम बात कर रहे हैं, सो वो सोलेनॉइड उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते थे, याद करो। तो भाई लोग सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता था, राइट,
वो होता था म्यू नॉट एन आई, सबको पता है। एन क्या है यहाँ पे, एन होता था टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज द स्मॉल एन, ये ध्यान रखेंगे। म्यू नोट की वैल्यू तो चलो आपको पता ही है। तो इस पे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल कैसे कैसे आ सकते हैं। अच्छा एक चीज और याद रखना, अगर वो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ना पूछे, उसके एंड पे पूछे, किसी एंड पे, तो उसका हाफ होता है म्यू नोट एन आई बाई 2, ये भी याद रखना। इसमें नहीं लिखा है तो आप याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना बॉस। अब डील कैसे करें, चलो सर फॉर्मूला तो याद हो गया, लेकिन गलती होती है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उससे बचे कैसे, कैसे यूज करें इन्फॉर्मेशन का, वही तो सिखा रहा हूं, राइट। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए लॉन्ग सोलेनॉइड इज फॉर्म्ड बाय वाइंडिंग्स 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर। ध्यान से, यहां गलती होगी। उसने बोला एक सोलेनॉइड है जिसमें बहुत सारी वाइंडिंग की गई है, जिसके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं बच्चों n। जब भी टर्न्स गिवन हो पर यूनिट लेंथ, पर सेंटीमीटर या पर मीटर, तो वो स्मॉल n की वैल्यू है। तो स्मॉल n की वैल्यू है बच्चों यहां पे दे रखी है 20 टर्न्स दे रखे हैं, बट वो पर सेंटीमीटर है, जबकि हमें पर मीटर निकालना होता है। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, तो आप लिखेंगे 20 ओवर सेंटीमीटर को 10⁻², ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 2000 टर्न्स है अगर देखा जाए यहाँ पे ध्यान से, है ना। 2000 टर्न्स है यहाँ पे, राइट, जो आपने यूज करने हैं। कूल है सर। एक तो ये पॉइंट याद रखना है, द करंट नेसेसरी टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना, यानी मैग्नेटिक फील्ड बच्चों आपको दे रखा है, दैट इज 20 मिली, मिली का मतलब -3 टेस्ला। तो बताओ कितनी करंट वहां पे होगी जो इतना मैग्नेटिक फील्ड बना रही होगी। और सोलेनॉइड की बात कर रहा है, सारी वैल्यू दे रखी है, तो फॉर्मूला आपको सबको पता है, दैट इज म्यू नॉट एन आई। तो ये दे रखा है आपको 20 इंटू 10⁻³ म्यू की वैल्यू बच्चों लिखेंगे 4 पाई इंटू 10⁻7, एन की वैल्यू 2000, एंड दिस इज आई। आई निकाल लेना यहां से, क्या फर्क पड़ रहा है यार, सॉल्व कर लेंगे यार। तो देखो ध्यान से, -3 यहाँ 4 बचेगा, और 4 बचेगा 3, ये यहाँ -1 बचेगा, और फिर यहाँ पे अगर मैं लिख दूं ये 2 है, ये पूरा 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 10 बच गया, तो यहाँ पे 4 पाई है एंड 10⁻1 भी है इंटू आई। गॉट माय पॉइंट गाइज। तो अगर आप ध्यान से देखें, राइट, इसको आई को मैं यहाँ से निकालूं तो आई आएगी बच्चों आपके पास 10/4 पाई इंटू 10⁻1, ये ऊपर जाएगा, दैट इज 100/4 पाई। इसको कैंसिल करेंगे आप, यही आ रहा है ना भाई, ऐसे ही सॉल्व करेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फिर आप निकाल सकते हैं, तो ये 25 आ जाएगा, एंड दिस इज पाई 3.14। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेना यार, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। पॉइंट अगर मैं हटा दूँ उसका तो 2500 एंड डिवाइड बाई 134, हाँ लगभग 7.9 के आसपास आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब एग्जैक्ट 8 तो नहीं आएगा, बट 7.9 के आसपास आना चाहिए। जब इस रेशियो को आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। बट कैसे सॉल्व करना है, कैलकुलेशन कैसे करनी है, इस पे फोकस रखना है बस, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये गलती नहीं करनी, इसको रीड करना आपको आना चाहिए। टर्न्स पर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, फिर देखो टोटल टर्न्स कितने हैं। गॉट माय पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, 3 ही क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, दूसरा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। अच्छा एक चीज बताओ, if the current is double and the number of turns per centimeter is half, then the new value of the magnetic field। मैं ना आपको क्वेश्चन नंबर 2 खुद करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 डिक्टो करना है इस फॉर्मूले पे, और इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। उसने ये भी पूछा है और ये भी पूछा है, जो ये आएगा उसका हाफ कर देना, आप अपने आप कर सकते हो। मैं ना क्वेश्चन नंबर 3 कर लेता हूँ, ठीक है। चलो बच्चों, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लास्ट कंसेप्ट एंड द लास्ट फॉर्मूला। रिमेनिंग फॉर्मूलाज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड दैट इज अमेजिंग इंपॉर्टेंट। ऑल द टाइप ऑफ न्यूमेरिकल जो आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिस टाइप के डिक्टो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों बोला है ए लॉन्ग सोलेनॉइड है कैरिंग ए करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग इट्स एक्सिस, ठीक है सर। तो लॉन्ग सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, हमने अभी भी लिखा है म्यू नॉट एन आई लिखना है, बिल्कुल राइट। तो उसने बोला इफ द करंट इज डबल्ड एंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर इज हाफ। मतलब यहां पे अगर आप ध्यान से देखिए, ये कांस्टेंट है, यानी बी डिपेंड कर रहा है एनआई पे। तो अगर मैं दो कंडीशन में इसको लिखूं, तो पहली कंडीशन में b1, दूसरी कंडीशन में डिवाइड कर दो b2, तो n1/n2 इंटू i1/i2। तो यार आप खुद भी कर सकते थे इसको, नो प्रॉब्लम, बस मैंने बता दिया कि कैसे डील करना है। वो बोल रहा है अगर करंट को डबल कर दे, मतलब i2 को i1 से, अगर i2 को डबल कर दे इनिशियल करंट से, और जो नंबर ऑफ टर्न्स है पर सेंटीमीटर n2 वो हाफ कर दे, ऐसे कुछ बोल रहा है, हाफ, यस, n1 से हाफ कर दे, जो पहले थे उसके हाफ कर दे, करंट को डबल पुट कर दो। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन हो जाएगा। इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है B/B2, तो भाई n1/n2, तो n1/n1 हाफ कर रहे हो तो 2 ऊपर जाएगा इंटू i1, और इसको डबल कर रहे हो तो देखो कैंसिल 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 कैंसिल, मतलब B2 पहले B के ही इक्वल रहेगा इस केस में, क्योंकि दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक को आप डबल कर रहे हो, एक को हाफ कर रहे हो, ऑब्वियस है कि सेम ही रहने वाला, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज बच्चों नहीं आने वाला इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बट हाउ टू डील दिस टाइप ऑफ
टाइप ऑफ प्रॉब्लम वो आपको पता चल जाएगा। जरूरी नहीं वो डबल हाफ ही करे, वो डबल 1/3 कर दे, 4 टाइम्स कर दे, ऐसे भी कर सकता है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आंसर बन जाएगा। बट इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो अमेजिंग ना। नेक्स्ट फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं इसमें, अमेजिंग है मैन। मतलब जितने भी फॉर्मूले हैं जिस पे क्वेश्चंस हमेशा आते रहे हैं, आते रहेंगे, वो सब कुछ इसके अंदर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो बच्चों ये थे कुछ बेहतरीन से आज के लेक्चर में एमईसी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ऑसम से क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी आते हैं जो हमने डिस्कस किया यूकेन फिजिक्स की इस बुक से, राइट। ओके गाइस, तो यार आप देखो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट देना है, बेस्ट न्यूमेरिकल टेक्निक सिखाना है, जल्दी से सॉल्व कैसे कर सकते हो। अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको प्रैक्टिस करना है, लॉट ऑफ प्रैक्टिस करना है, उन चीजों को सीखना है, उनको प्रैक्टिस में लेके आना, एक्यूरेसी के साथ आगे बढ़ना है, वो तुम्हारा काम है। ठीक है, और अच्छी लगे चीजें, चीजें आपको पसंद आ रही है, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो लाइक करके यार मेरे को जरूर बताया करो, उसी से मोटिवेशन मेरा बढ़ता है और मेरे को लगता है कि बच्चों की हेल्प हो रही है। एक अच्छे तरीके से आप उसका यूज करके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, राइट। तो ये आपने करना है, ठीक है ना बच्चों। ओके, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, जल्दी से कंटेंट को सीखना है और तुरंत प्रैक्टिस करके जाना है। यानी कि सोशल नेटवर्किंग पे आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करो, दैट इज टोटली लाइक अ ब्लेंडर फॉर यू, राइट। वो नहीं करना है बॉस, जल्दी से अच्छा कंटेंट लो, यूज करो एंड आगे बढ़ो अपनी कमियों को सुधारते हुए। ओके बच्चों, टेक केयर, हंसते रहो, सीखते रहो, पढ़ाई करते रहो, उसको अप्लाई करते रहो, राइट। ऑल द बेस्ट।